हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास का विज्ञान के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम से पहले ये वाले एमसीक्यूज आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए। इनमें से कई सारे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 11 मार्च 2025 को आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए आप ये वाले एमसीक्यू प्रिपेयर करके जरूर जाना। ये सारे एमसीक्यूज आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लो। इस वेबसाइट में हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, वहाँ पे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन, जहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको पेड पीडीएफ लेनी है एग्जाम के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए या बाकी सब्जेक्टों के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में एग्जाम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। CCL10 कूपन कोड यूज कर लेना ताकि सस्ती पड़ जाए पीडीएफ, और वहाँ से परचेज कर सकते हो। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पे मैसेज कर दो हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ भाई पेड पीडीएफ चाहिए आपको, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है परचेज कर सकते हो। उसमें आपको ये एमसीक्यूज भी, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये मैं आपके लिए पेड पीडीएफ के सिलेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है लगभग पेपर आपको ईजी ही मिलेगा। फिर चलो देखते हैं, हम चैप्टर 1 से हैं। पहले जो हम करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाले एमसीक्यूज। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो उस पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है। ये जो है ना क्वेश्चन, ये देख लो भाई, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर आप वेबसाइट से नहीं पढ़ाते। ये देख लो वेबसाइट से ये सारा मटेरियल। क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। इस रिएक्शन की कौन सी अभिक्रिया है? ये एक उष्मीय वियोजन अभिक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पे भी एक अभिक्रिया दी हुई है। ऊपर दी अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है? तो इसमें Fe2O3 का अपचयन हुआ है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जो है ना, जो हिंदी में जो लोकल नेम है किसी भी केमिकल के, रसायन के, तो वो जरूर याद करके जाना। वैसे टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, हर बार आता है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है बुझे हुए चूने का सूत्र, तो ये है CaOH2। श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया है। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ताकि उनका उपचयन होने से रोका जा सके, सड़ने से रोका जा सके। एक रिएक्शन दी गई है, अभिक्रिया दी गई है, इसका उपयोग होता है किसमें होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी उसमें। निम्न में से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो वह है वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में विघटन। एक अभिक्रिया दी हुई है, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। किस प्रक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया? उपचयन की, यानी खराब होने की। इनमें से कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण अवस्था संकेतों के साथ सही दी गई है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, ये वाली अभिक्रिया। अगर आगे जो है अभी हमारे पास है अभिघटन कारण वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो सफेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है, यानी ग्रे रंग का हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में जो है यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और अगर हम देखते हैं कि हम पूछें कि भाई सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे यही कारण है जिस वजह से वो ग्रे हो जाता है। तो इसलिए जो वैलिड आंसर है हमारा ए, यानी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट जो है पाठ नंबर 2 देखो, अम्ल क्षारक एवं लवण। एक विलय के पीएच का मान 9 है, यह है, ये क्या है? प्रबल अम्लीय क्षारीय, क्या रहेगा? ये दुर्बल क्षारीय है। अभी आपके लिए एक सवाल है, अगर जो है एक विलयन का पीएच जो है 2 है, ठीक है, तो वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने यही है, 4 ऑप्शन। अम्लीय है, क्षारीय है, अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल है या दुर्बल क्षारीय। 4 ऑप्शन में से बता दो, अगर 2 है पीएच मान तो क्या होगा? ठीक है, कमेंट में बताना जरूर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? पाया जाता है सिरके में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ये पढ़ के जाना, एक बुक में टेबल होगी एनसीईआरटी, अगर पढ़ रहे हो एक बुक में टेबल आपकी एनसीईआरटी वाली में, तो वो टेबल पढ़ के जरूर जाना, उसमें से क्वेश्चन मिलता है मोस्ट ऑफ टाइम। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ये उसी में से क्वेश्चन है सारे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच होता है खाने का ना पचना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एंटासिड, जो हमारे पेट का तेजाब बोलते हैं जिसको, वही चीज़ है ये। NaCO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो वह है बेकिंग सोडा। जल की स्थायी कठोरता को उठाने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग होता है? Na2CO3.10H2O। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह है बुझा हुआ चूना, यानी CaOH2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaOH Cl2। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलय अम्लीय प्रकृति का? वह है नींबू का रस।
जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा लवण नहीं है? वो है सिरका। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अगला जो है पाठ नंबर 3 देखो, धातु और अधातु। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट वाले जो MCQ जो बेसिकली वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ऐड भी नहीं करे ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। पाठ नंबर 4 देखो, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें से लॉन्ग शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मीथेन का आवरणिक सूत्र क्या है? CH4। अगला है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन। एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह है वो है OH। ठीक है, तो ये आपके इसमें से भी ज्यादा नहीं आते, इसमें से 1 नंबर के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट मिक्स करके देते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पोर्शन है जीव विज्ञान का। पाठ नंबर 5 जैव प्रक्रम। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए। एक और होता है फ्लोइम बोलते हैं जिसको हम, वो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? आपके सामने यही 4 ऑप्शन है, बता दो कमेंट्स में। ठीक है, ABCD मत करने लग जाना, चलो कर लेना, ABCD कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं किसको किसके राइट आंसर होंगे। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ भाई, रिप्लाई भले ही सबको ना मिल पाता हो, कमेंट सबकी देखी जाती है, सबकी पढ़ता हूँ कि कितने बच्चों को सही पता होता है गलत पता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ पे होती है पूछा हुआ था। चावल, आलू और ब्रेड में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पक्षी किसके बहुत निकट से संबंध रखते हैं? तो वह सरीसृप से जो है संबंधित ज्यादा है वो। अभिकथन दिया हुआ, विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है, ये भी बात सही है। अगर हम पूछे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि भाई ऊर्जा चाहिए, लेकिन कहाँ मिलती है, कैसे मिलेगी? तो ये कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है वो ATP के रूप में। तो ये स्टेटमेंट सही है और कथन भी इनका सही है, ऑप्शन A आएगा इसका भी। पाठ नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कोई सी भी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सारी थी तो नहीं है पूछा हुआ था। भूख से संबंधित केंद्र किस में स्थित होता है? वो है अग्र मस्तिष्क में। मेरु रज्जा किस में रक्षित होती है? बहुत बार पूछा हुआ ये, कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी में। इसमें जो है ना, ये ऑप्शन दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं या दोनों भी दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है? इनमें से कोई नहीं। ये प्लांट हार्मोन की बात करें, पादपों की वृद्धि की। ठीक है, मनुष्य की नहीं, पादपों की, पेड़ पौधों की। ठीक है, तो ये 3 जो है ना, ये जिम्मेदार होते हैं पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए। और यहाँ पे पूछा है कौन नहीं करता है? दबाता कह सकते हो। अगर ऐसे ही पूछा कि कौन सा हार्मोन पादपों की वृद्धि में सहायता करता है, तो ये तीनों नाम याद रख लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बार बार पूछे जा चुके एग्जाम में अलग अलग तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगला देखते हैं, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? तो वह द्रोमिका। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है? वह अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा खालिस्तान द्वारा होता है, वह तंत्रिका तंत्र द्वारा। लार आना कौन सी क्रिया है? तो वह प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक दोनों। निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं? वो है एब्सिस की कमल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भावी प्ररोह है? वो है प्रांकुर। कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिस की कमल। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? वो है अग्नाशय। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं? शुक्राणुओं का उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ पे कोई भी नहीं करता है। अब ये कोई नहीं करता, कुछ तो करता ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे कमेंट में कि भाई कौन करता है, शुक्राणुओं का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, कमेंट करनी है सभी बच्चों को। देखो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि पता हो, और मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिनके चांस रहेंगे एग्जाम में पूछे जाने के कहीं ना कहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए पिक कर रहा हूँ बीच में रैंडमली। ठीक है, वो बीच में जवाब देने आपको कमेंट में, वीडियो पॉज करके कमेंट में जवाब दे दिया करो। ब्रायोफिल्म के में कलिका कहाँ पर पैदा होती है? तो पत्ते में होती है वो। प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है? बहुखंडन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बहुखंडन होता है? प्लाज्मोडियम में। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा ये, तो ध्यान रखना है इसका। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन था ना, हाँ बहुखंडन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? यीस्ट में। निम्नलिखित में से किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं? वह लैंगिक जनन के अंदर। गर्भधारण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसमें कॉपर टी को स्थापित किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमें नहीं पता। इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे, किस हिस्से में जो है इसको कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। प्लेसेंटा किसमें धसा होता है? गर्भाशय के अंदर।
प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? इन सभी के स्थानांतरण में सहायता करता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अपशिष्ट पदार्थ। निम्न में से किस वाहक द्वारा पर परम्परागण संपन्न होता है? वो है ये सभी, वायु, जल, प्राणी सबके द्वारा। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर से वृद्धि करना उदाहरण है किसका है? रसायन वर्तन का। निम्न में से कौन मानव में नर जननांग का भाग है? वो है शुक्रवाहिका। बाकी सारे जो है महिला वाले है, ठीक है ना। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेशमानिका में, मानिया में जनन किससे होता है? द्विखंडन से होता है। बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में, तो याद रख लेना। पुनर्रुद्धन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है। चैप्टर 8 है आनुवांशिकता। इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आते अभी तक के, लास्ट 10 ईयर्स में आज तक भी एमसीक्यू देखने को नहीं मिले। अब की बार भाई उठपटांग पेपर चल रहे हैं, हो सकता है एक आध मिल जाए, लेकिन अभी तक के इतिहास में नहीं मिले इसमें से, और चांसेस कम ही रहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर इसमें से है ना 1-2-3 क्वेश्चन ही है बस, वो अभ्यास वाले हैं, वो भी अभ्यास और पाठ के बीच में, उनमें से ही पूछते हैं हर बार क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो चलो चैप्टर 13 देखो, हमारा पर्यावरण। निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? इनमें से प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक पारितंत्र होता है जो प्रकृति में नेचुरली खुद ही बन गया, यहाँ पे नहीं है पूछा हुआ है, तो वह है खेत, बाकी सब नेचुरली बन जाते हैं। निम्न में से किसमें CFC का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कपड़े के थैले का उपयोग करना, बिना जरूरत के लाइट पंखे बंद करना, विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा केवल जैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? वह लकड़ी, घास, केले के छिलके। निम्न में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? एल्यूमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक और कांच की बोतल। वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं उसको कहते हैं अपमार्जक। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं उत्पादक। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? तीसरे पे, तृतीय। शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? द्वितीय। निम्न में से कौन सा तीसरे पोषी स्तर पर आता है? द्वितीय उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? CFC। अभी इसको बंद कर दिया, पहले ये गैस AC और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाने लगी थी शुरुआती दौर में। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? वो है कांच। कौन सा जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी और मानव, यानी घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा, तो ये एक श्रृंखला है। कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? वह है बगीचा। निम्न में से कौन प्रथम पोषी स्तर से संबंधित है? वह है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? वह है तालाब। अगला देखते हैं पाठ नंबर 10 से भौतिक विज्ञान, पाठ नंबर 9 से आएगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वाला पोर्शन। चैप्टर 9 है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वीडियो देख लेना, आप डिटेल में सब चीज़ें बता रखे। लॉन्ग क्वेश्चन की हिंदी मीडियम में वीडियो ऑलरेडी आ रखी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना आप, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः क्या है? दोनों के दोनों अवतल हैं, ठीक है। इसके बेस पे ऐसे है ना, ये चांस से एक प्रोटोटाइप मैंने ऐड किया, बट इसमें से आता नहीं है इस चैप्टर से एग्जाम में। ये चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये रंग बिरंगा इतना कर रखा है कि भाई सारा पेपर इसमें से आ जाता है MCQ में, तो ठीक है। इसमें से छोटे क्वेश्चन या मतलब बड़े क्वेश्चन या वैसे टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन मिलते हैं इसमें से, 1 नंबर के, 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर की उम्मीद करो इस चैप्टर से। क्वेश्चन की छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है ना क्वेश्चंस के बीच में कुछ हिंट भी दूंगा जो आपके काम आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना उसका, ठीक है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वह है वास्तविक और उल्टा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्ण से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आपको जो है ना इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एक होता है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्ण जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी आ जाएगा आगे, हिंदी में पढ़ूंगा तो हाईलाइट कर दूंगा। एक रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है रेखा, प्रकाश की किरण जो है टेढ़ी हो जाती है जब दो माध्यमों के बीच में से ऐसे गुजरते हैं, वो वाली चीज। अब ये जो स्कैटरिंग वाला है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी रंग बदलने की बात हो, मतलब प्रिज्म को छोड़ दो, प्रिज्म वाला अलग होता है, उसके अलावा कहीं भी आकाश में तारों का किसी भी चीज का रंग बदल रहा है तो समझ लो रंग की बात जब हम कर रहे हैं तो स्कैटरिंग हो रहा है, यानी प्रकीर्ण वाली प्रक्रिया मिलेगी। अगर हम उसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो ज्यादातर में आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। यानी तारों का आकार से संबंधित, सिंपल तरीके से कहें तो आकार से संबंधित कोई बात करें, यानी तारा छोटा बड़ा हो रहा है, सूर्यास्त पहले हो गया पीछे हो गया, मतलब ऐसे आगे पीछे कोई भी फिनोमेना और चल रहे हैं, वो सब में जो है आपका
रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन रंग की अगर बात करें तो स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन होगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई किस में क्या होगा किस में नहीं होगा, तो ये तरीका है पहचानने का। 99% टाइम यही होता है, जो भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। प्रकीर्णन से आकाश का रंग नीला होता है, रंग है तो प्रकीर्णन से, ठीक है। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो वह है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ये है वो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बोलते हैं जिसको हिंदी में। आंख का वह भाग जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियमित करता है वो है पुतली। इस चैप्टर से आंख वाला जो पोर्शन है ना, आंख का चित्र और साथ में उसके विभिन्न भाग क्या क्या कार्य करते हैं वो जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है, वह प्रकीर्णन के कारण। देखो यहाँ पर रंग की बात कर रहे हैं ना। नेत्र का वह भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है वह है परितारिका। सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती क्या, निकट की वस्तुएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और उसके आसपास के आकाश का रक्ताभ यानी रक्त यानी लाल से रंग का दिखाई होना, वो कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, वो है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ है वो किस रोग से ग्रसित है, रंग अंधता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ किस कारण होता है, यहाँ पे है ना, ये नहीं पूछा प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन है आंसर में, लेकिन ऑप्शन देखो पहले।